Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Alia Zuhair. I am a clinical psychologist. Today's video is an associated video. Last video में हमने ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्लीप एपनिया के बारे में। स्लीप एपनिया क्या होता है, स्लीप एपनिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनके सिम्टम्स कौन से होते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम स्लीप एपनिया की काजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काजेज़ ऑफ स्लीप एपनिया। काजेज़ ऑफ स्लीप एपनिया की बात कर लें तो सबसे पहले आ जाता है एक्सेसिव वेट। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, एक ये बहुत बड़ी वजह है स्लीप एपनिया की, क्योंकि उनकी जो नेक है उसकी नेक के टिश्यूज़ थिक हो जाते हैं और एयरवेज नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है और उसकी वजह से स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पे आ जाते हैं नेक सिरकमफेरेंस। नेक सिरकमफेरेंस में जो होता है कि जिन लोगों की गर्दन मोटी होती है, बाय बर्थ जिन लोगों की गर्दन मोटी होती है तो उनका एयरवे नैरो होता है, जिसकी वजह से उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। मीन कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके नियर रिलेटिव्स जो हैं इनमें अगर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, मौजूद है, स्लीप एपनिया का डिसऑर्डर है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो आप में भी आ सकता है, क्योंकि बाय बर्थ अगर आपकी जो एयरवेज है वो नैरो है पेरेंट्स की तरफ से, तो तब आपको स्लीप एपनिया जो है वो हो सकता है। बीइंग मेल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्लीप एपनिया इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी कि मेल होना भी एक सबसे बड़ी इसकी वजह है स्लीप एपनिया की। फिर आ जाता है यूज़ ऑफ अल्कोहल, नारकोटिक्स, ड्रग्स, स्मोकिंग। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं और स्मोकिंग करते हैं या कोई नारकोटिक्स ड्रग यूज़ करते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस पाए जाते हैं स्लीप एपनिया के। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सेडेटिव ड्रग्स, स्लीपिंग ड्रग्स या पेन रिलीफ ड्रग्स जो होती हैं, यानी जो लोग पेन किलर्स का यूज़ करते हैं और स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करते हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है स्लीप एपनिया की। नेक्स्ट इज़ नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन मीन कि आपके जो नेसल के टिश्यूज़ हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही हो, उनमें साइनस का अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये देखें साइनस का अगर प्रॉब्लम है या एलर्जीज़ हैं, आपके नाक में जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है और नींद स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लार्ज नेक, लार्ज नेक भी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जिनकी गर्दन ज़रा लंबी होती है तो उनका एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। एज फैक्टर, अगर आप 40+ हैं तो हाईली चांसेस हैं कि आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेडिकल कंडीशन, यानी कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो स्लीप एपनिया को लीड कर सकती हैं या स्लीप एपनिया की वजह बन सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है हार्ट डिजीज़। हार्ट पेशेंट हो कोई पर्सन तो उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बड़ी वजह उसकी बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है, यानी कि शुगर का मरीज़ जो होता है टाइप 2, उसको भी स्लीप एपनिया हो सकता है। पार्किंसन डिजीज़ इसकी बड़ी वजह हो सकती है। अस्थमा, सांस की जो दमा जिसको कहते हैं, वो पर्सन को हो तो स्लीप एपनिया उसको हो सकता है। इसमें आ जाता है लंग्स रिलेटेड डिजीज़, यानी कि पर्सन को अगर लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, फेफड़ों की इन्फेक्शन हो, दमा हो या नमूनिया हो, तो उन पर्सनस में स्लीप एपनिया हो सकता है। ये सारी मेडिकल कंडीशंस स्लीप एपनिया की वजह बन सकती हैं। नाउ वी विल गो टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि हम स्लीप एपनिया को घर में किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एट होम। कुछ होम रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले आ जाता है कि लूज़ वेट। अगर पर्सन एक्सेसिव वेट का हो, ओवर वेट हो, तो उसको, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है स्लीप एपनिया की ओवर वेट होना, तो उसको चाहिए कि अपना वेट जो है वो रिड्यूस करे और नॉर्मल वेट मेंटेन करे।
दूसरे नंबर पे आ जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या नारकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उनको चाहिए कि ये स्मोकिंग वगैरह जो है और नारकोटिक्स ड्रग्स जो हैं या पेन रिलीफ ड्रग्स हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं, इनको बंद कर दें। थर्ड पे आ जाता है चेंज स्लीपिंग पोजीशन। अक्सर लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं तो उनमें स्लीप एपनिया की सिम्टम्स आ सकते हैं, उनका सांस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उनको चाहिए कि वो साइड चेंज करके यानी कि लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे होके पोजीशन लेके सो सकते हैं, तो उससे स्लीप एपनिया से बचा जा सकता है। नाउ वी गो टू द फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया। सबसे पहले इसमें आ जाता है ओरल अप्लायंस फॉर स्लीप एपनिया। ये एक डेंटल डिवाइस होती है जो डेंटल सर्जन आपके मुंह में इंसर्ट कर देता है, जो आपके एयरवे को ओपन रखता है सोने के दौरान, और ये डेंटल सर्जन ही आपके लिए डिज़ाइन करता है। इसकी कुछ इमेजेस मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओरल अप्लायंस फॉर स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया के पेशेंट को समटाइम सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड हमारा जो ट्रीटमेंट है सर्जरी फॉर स्लीप एपनिया, यानी कि इसमें स्लीप एपनिया के जो पेशेंट होता है उसकी स्पेसिफिक सर्जरी की जाती है जिसके ज़रिए से उसका स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आ जाता है एयरवे सर्जरी। एयरवे सर्जरी में क्या होता है कि पर्सन जो स्लीप एपनिया का पेशेंट होता है उसका एयरवे यानी कि जो हवा का गुज़र का जो रास्ता होता है वो नैरो होता है, तंग होता है, और इस सर्जरी के ज़रिए से उस एयरवे को ओपन कर दिया जाता है या वाइड या खुला कर दिया जाता है। फिर आ जाता है टॉन्सिल्स। समटाइम स्लीप एपनिया के पेशेंट को टॉन्सिल्स रिमूव करके भी ट्रीट किया जाता है। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? जो हमारे गले के दोनों साइड्स पर गोले से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। इसकी कुछ मैं इमेजेस आपको शो कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए टॉन्सिल्स क्या होते हैं। जब टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाते हैं तो एयर वे ओपन हो जाता है, खुला हो जाता है। स्लीप एपनिया का पेशेंट जो होता है वो आसानी से सांस ले सकता है। उसके बाद आ जाता है फेशियल सर्जरी। फेशियल सर्जरी में क्या होता है कि सम टाइम स्लीप एपनिया की बड़ी वजह ये होती है कि पर्सन जो होता है उसका अपर जा बड़ा होता है और लोअर जा छोटा होता है। तो फेशियल सर्जरी के ज़रिए से अपर जा और लोअर जा का साइज़ सेम कर दिया जाता है और स्लीप एपनिया इससे ट्रीट हो सकता है। फेशियल सर्जरी की भी कुछ इमेजेस हैं, मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फेशियल सर्जरी जो है वो किस तरह से की जाती है और किस तरह इसको सेट किया जाता है। फिर आ जाता है डेविएटेड नज़ल। इसमें क्या होता है कि आपके जो नोज़ होता है उसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसको हम उर्दू में नथने कहते हैं, उनके दरमियान वॉल नहीं होती। नेज़ल सर्जरी में इनके दरमियान वॉल बना दी जाती है, झिल्ली बना दी जाती है ताकि स्लीप एपनिया के पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। और साइनस क्या होता है? साइनस होता है नाक की जो हमारी हड्डी होती है ये टेढ़ी होती है, तो इसकी वजह से भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो साइनस को भी सर्जरी के ज़रिए से ट्रीट किया जाता है। इसकी भी कुछ इमेजेस मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि डेविएटेड नज़ल और साइनस क्या होता है। इसके बाद आ जाता है सोमनोप्लास्टी। सोमनोप्लास्टी में ये होता है कि आपका जो तालू होता है इसके कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनको ऑपरेट करके श्रिंक कर दिया जाता है ताकि आपका एयरवे ओपन हो जाए। एक सर्जरी होती है जिसको मैंडिब्यूलर मैक्सिलो मैंडिब्यूलर एडवांसमेंट सर्जरी कहते हैं। इसमें पर्सन के थ्रोट ब्लॉकेज और फेशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी भी कुछ इमेजेस मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सर्जरी क्या होती है। स्लीप एपनिया का एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या CPAP भी कहा जाता है। ये स्लीप एपनिया की एक कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें एक मास्क होता है जो आपके नोज़ और माउथ को कवर कर देता है। नींद के दौरान इसको पहना जाता है, डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है जो पर्सन को एक कांस्टेंट एयर फ्लो
प्रोवाइड करता है। इसकी भी कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये CPAP किस तरह काम करता है। नेक्स्ट में आ जाता है यूवेलोप्लाटोफरेंजियोप्लास्टी, जिसे UPPP भी कहते हैं। इस सर्जरी के ज़रिए पर्सन के तालू या थ्रोट के बैक साइड से टिश्यूज़ निकाल के रिमूव करके एयरवे को वाइड कर दिया जाता है, खुला कर दिया जाता है, ताकि वो सोते हुए आसानी से सांस ले सके। इसकी भी कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ। स्लीप एपनिया का एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे अपर एयरवे स्टिमुलेशन या UAS भी कहा जाता है। स्लीप एपनिया के जो पेशेंट CPAP यूज़ नहीं कर सकते उनको एक डिवाइस दे दी जाती है। इस डिवाइस को इंस्पायर कहते हैं। ये डिवाइस एक स्टिमुलेटर की तरह काम करती है, जिसकी वायर डॉक्टर सर्जरी के ज़रिए पर्सन के अपर चेस्ट के स्किन के नीचे इंसर्ट कर देता है और वो लंग्स तक जाती है और ब्रीथिंग पैटर्न को नोट किया जाता है। और इस डिवाइस की दूसरी वायर को नेक से इंसर्ट किया जाता है, जो कि एयरवे के जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल रखती है, उनको ओपन रखती है। और ये डिवाइस जो है वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब जब पर्सन ने सोना हो तो इसको ऑन कर देता है और जब पर्सन नींद से उठ जाता है तो इसको ऑफ़ कर देता है। इसकी कुछ इमेजेस मैं आपको शो कर रही हूँ। स्लीप एपनिया को मेडिकेशन के ज़रिए से भी कंट्रोल किया जाता है। इसकी मेडिकेशन कौन सी होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोल्ड्राइएम-फेटोल इसकी मेडिकेशन होती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपको स्लीप एपनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने खुद से मेडिकेशन नहीं करनी। होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की थी। अगर आपको स्लीप एपनिया का कोई प्रॉब्लम हो, सिम्टम्स आपको कुछ पता चल रहे हों कि स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर वो प्रॉपर तरीके से आपको मेडिकेशन की तरफ लेकर जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्लीप एपनिया के काजेज़ और इसकी ट्रीटमेंट को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीप एपनिया क्या होता है और उसके काजेज़ और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।